नमस्कार, मैं सतीशन सिंघल नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम इतिहास के पाठ 4 मुगल आक्रमण प्रकार एवं प्रभाव के हमीरदेव चौहान जो रणथंभौर के शासक थे उनके बारे में और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन करेंगे। हमीरदेव चौहान ये रणथंभौर के महान प्रतापी राजा हुए। महाराजा जयसिंह के ये तीसरे पुत्र थे, लेकिन बहुत योग्य थे, इसलिए इनके पिता ने इन्हीं को अपना राजभार संभाला दिया और 1282 में इनका राज्यारोहण हो गया। ये गद्दी पर बैठ गए। बहुत प्रतापी राजा थे। इन्होंने गद्दी पर बैठते ही दिग्विजय नीति अपनाई। दिग्विजय नीति का मतलब है कि इन्होंने और राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपना एक अभियान चलाया। तो इन्होंने आबू के शासक और इसके अलावा चित्तौड़ और सिरोही आदि जगह पर ये जीत बर्धनपुर आदि पर विजय प्राप्त करते हुए ये वापस अपनी राजधानी रणथंभौर में आ गए और रणथंभौर में आकर के इन्होंने अपनी दिग्विजय योजना के उपलक्ष्य में एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसको कोटि यजन यज्ञ कहते हैं। कोटि यजन यज्ञ। तो 1282 में हमीरदेव गद्दी पर बैठे, दिग्विजय नीति अपनाई। दिग्विजय नीति में उन्होंने आबू के शासक और इसके अलावा चित्तौड़ के शासक, बर्धनपुर के शासक, चंपा के शासक, पुष्कर के शासक आदि को हराया और वापस विजय प्राप्त करता हुआ अपनी राजधानी रणथंभौर लौट आया और अपनी दिग्विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने कोटि यजन नामक यज्ञ किया। तो इस प्रकार से और इन्होंने मेवाड़ के राजा समर सिंह को हराया, जिसके कारण राजस्थान में हमीरदेव चौहान की धाक जम गई। बाद में हमीरदेव चौहान का मुकाबला दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से हुआ। जलालुद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए उससे चढ़ाई कर दी, लेकिन हमीरदेव चौहान ने बड़ी वीरता के साथ मुकाबला किया और जलालुद्दीन खिलजी को निराशा ही हाथ लगी। वह जीत नहीं पाया और इस प्रकार से उसे हानि उठानी पड़ी। तब जलालुद्दीन खिलजी जब किसी प्रकार से किले को नहीं जीत सका तो उन्होंने ये बात कह दी कि मैं इस किले को कुछ भी नहीं समझता और मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता मैं इस किले को। इस प्रकार से कहकर कि वो वापस लौट गया और बाद में उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जो उसका दामाद भी था, उसने उसकी हत्या कर दी और अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी बहुत महत्वाकांक्षी सम्राट था और उसके मन में भी रणथंभौर पर आक्रमण करने की योजना थी। यहाँ पर एक प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण करने के क्या कारण थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। इसका ये बोर्ड की परीक्षा में भी आ गया एक बार। इसका जो कारण है पहला कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की पराजय का बदला लेना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की पराजय का बदला लेना चाहता था। तो यहाँ पर प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के कारण। पहला कारण है नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की पराजय
का बदला लेना चाहता था। नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी सम्राट था। नंबर 3, वह चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति को सहन नहीं कर पाया, सहन नहीं कर सका। नंबर 4 यह है कि अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर के मजबूत किले पर अपना अधिकार करना चाहता था। नंबर 5 है अमीरदेव चौहान के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के 2 बागी सिपाहियों को शरण देना। इन सब कारणों से अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1301 में आक्रमण कर दिया रणथंभौर पर। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उलुग खां, अलप खां, नुसरत खां आदि को भेजा। इधर अमीरदेव चौहान ने भी अपने सेना नायक भीम सिंह और धर्म सिंह को भेजा। घनघोर युद्ध हुआ और उसमें अलाउद्दीन के सैनिकों की हार हो गई और वो वापस चले गए। लंबे समय तक घेरा डालने के बाद में भी जब अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक जीत नहीं सके तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक विशाल सेना लेकर के आया और जब युद्ध नीति से उनकी जीत मुश्किल थी तो उन्होंने षड्यंत्र और छल कपट का सहारा लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग के जो रक्षक थे रणमल और रतिपाल दोनों को अपनी ओर मिला लिया। जो धोखेबाज थे, विश्वास पात्र नहीं थे, उनको मिला लिया। किले का लालच देकर के किले का गुप्त रहस्य जान लिया और खाद्य सामग्री को दूषित करवा दिया। इससे क्या हुआ, राजपूत भूखे प्यासे हुए और बाद में वो किले का दरवाज़ा खोलकर और युद्ध करने के लिए वहाँ से निकल पड़े। भूखे प्यासे राजपूत सैनिक तुर्कों की सेना पर बुरी तरह टूट पड़े। लेकिन बाद में अमीरदेव चौहान युद्ध करता मारा गया और 11 जुलाई सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले पर अपना अधिकार कर लिया। रानी रंगा देवी ने जब देखा कि हमारा परिवार युद्ध में नष्ट हो गया है तो उन्होंने जल जौहर कर लिया और वे तालाब में कूद गई। उनकी बेटी पद्मला ने भी जौहर कर लिया। इस प्रकार से सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। शरणागत की रक्षा करने में अमीरदेव चौहान ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के 2 बागी सिपाही मोहम्मद शाह और कैबरू। यहाँ पर एक क्वेश्चन है 1 नंबर का कि अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के किन 2 बागी सिपाहियों को शरण दी। तो एक तो था मोहम्मद शाह, एक था कैबरू। दोनों बागी सिपाही थे, दोनों को उसने शरण दे दी। इससे अलाउद्दीन खिलजी आग बबूला हो गया और आग बबूला होने के कारण उनको मांगा उससे, तो उसने मना कर दी कि मैं इसको एक बार शरण दे देता तो उसे वापस नहीं लौटा था। इस बात से अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया और उसने चढ़ाई कर दी। अमीरदेव चौहान के बारे में एक बात कही जाती है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार,
त्रिया तेरे हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी हमीर देव जो था वो वचन का पक्का था, एक बार वचन देता तो उसको निभाता जरूर था, यही उसका नियम था। उसने ऐसा ही किया और अपने वचन की खातिर उसने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, चाहे उसे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी हो, पूरे परिवार को न्यौछावर करना पड़ा हो, लेकिन उसने शरणागत की रक्षा करना अपना धर्म समझा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यदि आप पृथ्वीराज चौहान के स्थान यदि आप अमीरदेव चौहान के स्थान पर होते, अमीरदेव चौहान के स्थान पर होते तो आप अलाउद्दीन खिलजी के साथ कैसा बर्ताव करते? तो इसमें एक काल्पनिक ज्ञानोपयोगी क्वेश्चन है, तो इसमें अपने आप को हमें अमीरदेव मान करके यही उत्तर लिखना पड़ेगा कि हम भी अमीरदेव चौहान की तरह शरणागत की रक्षा करना अपना धर्म समझते, चाहे उसके लिए हमें अपने परिवार की, अपने प्राणों की बलि देनी पड़े, सर्वस्व न्यौछावर करना पड़े, लेकिन हम शरणागत की रक्षा करना ही अपना धर्म समझते और हम अपने आप को पूर्णतः उसमें समर्पित कर देते। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। अब मैं आपको अमीरदेव चौहान के मूल्यांकन के बारे में बता दूं। अमीरदेव चौहान ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े, वह 16 युद्धों में विजयी रहा। 17वां युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी से उसकी हार हो गई, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट का सहारा लिया, धोखे से उसके 2 विश्वस्त सेना नायक जो थे द्वारपाल, उनको अपनी ओर मिला लिया और गुप्त किले का गुप्त रहस्य जान लिया, इससे उसकी हार हो गई। अमीरदेव चौहान एक योग्य कुशल शासक था, वीर था, प्रतापी राजा था। दिग्विजय नीति के द्वारा उसने बहुत सारे राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया, विद्वानों का संरक्षक था, शरणागत था और हिंदू धर्म को बढ़ाने वाला था और धर्मनिष्ठा का उसने अच्छा परिचय दिया, वचन का पक्का था। इस प्रकार से अमीरदेव चौहान मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजा हुआ, बहुत प्रतापी राजा हुआ, जिसने चौहान वंश की मान मर्यादा को बढ़ाया और एक नई कीर्ति स्थापित की और अलाउद्दीन खिलजी से उसने लड़ाई लड़ी, उसके विद्रोहियों को शरण दी, चुनौती को स्वीकार किया, बड़ी वीरता के साथ उनका मुकाबला किया, हार नहीं मानी। ऐसा राजा था वो और इसलिए इतिहास में उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। और बाद में मैंने आपको जैसा बताया, छल कपट का उपयोग करते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने 11 जुलाई 1301 में रणथंभौर के किले पर अधिकार कर लिया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी बहुत महत्वाकांक्षी था। उसका जो दूसरा निशाना था, जो दूसरा अभियान था, वो था चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण किला था, गढ़ था, जो दक्षिण भारत जाने के रास्ते में पड़ता था, बहुत महत्वपूर्ण किला था। इस किले पर अधिकार करना एक गर्व की बात मानी जाती थी और अलाउद्दीन खिलजी से पहले कोई भी मेवाड़ के राजाओं की शक्ति को दबा नहीं सका था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ऐसे महत्वपूर्ण दुर्ग पर, मजबूत किले पर वह अपना अधिकार करना चाहता था। महत्वाकांक्षी था, मजबूत किले पर अधिकार करना चाहता था, मेवाड़ की राजाओं की शक्तियों को दबाना चाहता था और दक्षिण भारत के जाने के रास्ते में था, इसलिए इस पर अधिकार करना चाहता था ताकि वे दक्षिण पर नियंत्रण स्थापित कर सके। और एक जो महत्वपूर्ण बात है किले पर अधिकार करने के कारणों में, वो है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में लिखी गई है, उसमें ये कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने का एक कारण चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की जो रानी थी पद्मनी, उसको प्राप्त करने का भी था। रानी पद्मनी बहुत सुंदर रानी थी और उसकी सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी ने सुन रखा था, तो ऐसी सुंदर रानी को वह प्राप्त करना चाहता था। इसलिए भी इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि यह भी एक कारण था उसके आक्रमण करने का। रावल समर सिंह की मृत्यु के बाद 1302 में मेवाड़ के सिंहासन पर उसका पुत्र रतन सिंह बैठा। रतन सिंह को केवल 1 वर्ष ही शासन करने का अवसर मिला। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए जो प्रसिद्ध है, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के कारणों में पहला कारण साम्राज्यवादी। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था
और भारत के मजबूत दुर्ग पर अपना अधिकार करना चाहता था। वह अपने आप को सिकंदर के समान विजेता मानता था और वह द्वितीय सिकंदर के नाम से ही गद्दी पर बैठा था। नंबर 2, मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति। मेवाड़ के राजाओं की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी और अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ के राजाओं की शक्ति को कुचलना चाहता था। नंबर 3, चित्तौड़ का भौगोलिक एवं सामरिक महत्व। दिल्ली से मालवा गुजरात से ही गुजरता था। दक्षिण भारत जाने का गुजरात मालवा दक्षिण भारत जाने का एक प्रमुख रास्ता था चित्तौड़ होकर के। तो ऐसे महत्वपूर्ण किले पर अलाउद्दीन खिलजी अपना अधिकार करना चाहता था और यह बहुत मजबूत किला था और इस किले का सामरिक दृष्टि से बहुत महत्व था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी इस किले पर अधिकार करना चाहता था। पद्मनी को प्राप्त करने की लालसा। राजा रतन सिंह की जो रानी थी पद्मनी, बहुत सुंदर रानी थी और एक तांत्रिक ब्राह्मण के द्वारा इस रानी की सुंदरता के बारे में जब अलाउद्दीन खिलजी को बताया गया तो अलाउद्दीन खिलजी मोहित हो गया और वह उसको प्राप्त करने की योजना बनाने लगा। तो ये मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कारण बताए। 4 नंबर के क्वेश्चन में बहुत महत्वपूर्ण है, ये अच्छा प्रश्न है ये। अब अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार से आक्रमण किया इसके बारे में आपको बता दूं। सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना लेकर के चित्तौड़गढ़ के लिए चल पड़ा। चित्तौड़गढ़ का किला बहुत मजबूत किला था, अभेद्य दुर्ग था। राजा रतन सिंह ने पूरी तैयारी कर रखी थी और बहुत लंबे समय तक घेरा डालने के बाद में भी जब रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी जब दुर्ग को नहीं जीत पाया, क्योंकि राजपूत सेना ने बड़ी वीरता के साथ मुकाबला किया और किले पर उसका अधिकार नहीं होने दिया, तो उसने छल का प्रयोग किया और उसने अपना एक संदेशा रतन सिंह के पास भिजवाया कि मैं आपसे संधि करना चाहता हूं और मेरा बस एक ही प्रस्ताव है कि मैं आपकी जो रानी है पद्मनी, उसका चेहरा कांच में प्रतिबिंब के रूप में मुझे दिखा दिया जाए तो मैं वापस अपनी राजधानी दिल्ली चला जाऊंगा। राजा रतन सिंह ने शर्त को स्वीकार कर लिया और शर्त के मुताबिक उसने रानी का प्रतिबिंब उसको कांच में दिखा दिया। शिष्टाचार के नाते रतन सिंह जब अलाउद्दीन खिलजी को आखिरी दरवाजे तक पहुंचाने आ रहे थे तो अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को धोखे से पकड़ लिया और वह पकड़कर अपने साथ दिल्ली ले गया। बाद में जो रानी पद्मनी थी वह अपने 2 विश्वसनीय सेना नायक गोरा और बादल के साथ 1300 पालकियों में बंद सैनिकों को लेकर के दिल्ली पहुंची और ये अफवाह फैला दी कि मैं अपनी दासियों के साथ सखियों के साथ हमेशा हमेशा के लिए शाही हरम में जा रही हूँ। उन्होंने थोड़ी दूरी पर ही पालकियों को रुकवा दिया और बाद में उन पालकियों से सैनिक निकले, उन्होंने युद्ध किया गोरा बादल आदि ने और उसके बाद उन्होंने रतन सिंह को कैद से छुड़ा लिया। रानी रतन सिंह को लेकर के चित्तौड़ आ गई। बाद में दोबारा संघर्ष हुआ और संघर्ष में रतन सिंह मारा गया। किले पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। रानी रतन सिंह ने रानी पद्मनी ने जौहर कर लिया और उसके नेतृत्व में बहुत सारी रानियों ने जौहर किया। रानी पद्मनी ने किले में जौहर कर लिया। तो इसके बारे में है। अब मैं आपको पद्मनी की कहानी के बारे में बता दूं। पद्मनी जो रानी थी ये सिंगल द्वीप की राजा गंधर्व सेन की बेटी थी और ये बहुत सुंदर थी। इसकी सुंदरता के बारे में हीरामन नामक एक तोते ने रतन सिंह को बताया। तो रतन सिंह एक साधु का वेश बना करके वहाँ पर गया और एक मंदिर में रतन सिंह और रानी पद्मनी की मुलाकात हुई और उन्होंने गंधर्व रीति से
विवाह करके विवाह के बाद रानी रतन सिंह पद्मनी के साथ राजा रतन सिंह पद्मनी के साथ अपनी राजधानी चित्तौड़ लौट आया। रतन सिंह द्वारा मेवाड़ से निकाले गए राघव चेतन नामक तांत्रिक ने इस बात की जानकारी अलाउद्दीन को दे दी। अलाउद्दीन कामुक प्रवृत्ति का था, वह रानी पर मोहित हो गया और उसको प्राप्त करने के लिए उसने आक्रमण कर दिया। तो इस प्रकार से ये जो सारी घटनाएं हुई इनके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम महाराणा कुंभा के बारे में अध्ययन करते हैं। मैं आपको बताता हूँ महाराणा कुंभा के बारे में। महाराणा कुंभा 1433 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, सन 1433 में। सन 1433 में महाराणा कुंभा गद्दी पर बैठे। इनके पिता का नाम मोकल और माता का नाम सौभाग्य देवी था, किंतु इनके प्रारंभिक जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आई। शासक बनने के समय आंतरिक और बाह्य समस्याएं थी। मेवाड़ की महाराजा छत्र सिंह की पत्नी की संतान चाचा और मेरा कुंभा के पिता मोकल की हत्या करना चाहते थे। इसके अलावा मेवाड़ के सरदार दो गुटों में बट गए, एक कुंभा का समर्थक और दूसरा मेपा परमार का समर्थक। तो इस प्रकार से इस व्यवस्था का लाभ उठा करके जो अनेक राजपूत सामंत थे वो स्वतंत्र राज्य बनाने की तैयारी में लगे हुए थे। तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि कुंभा के समय प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या थी। पहली कठिनाई ये थी कि मेवाड़ के जो अनेक सामंत है वो स्वतंत्र राज्य बनाने की तैयारी में थे। व्यवस्था का लाभ उठा करके दो गुटों में बट गए थे, मेपा परमार के समर्थक और कुंभा के समर्थक। इसके अलावा चाचा और मेरा दो भाई थे, वो महाराणा कुंभा के पिता मोकल की हत्या करना चाहते थे। तो इस प्रकार की समस्याएं महाराणा कुंभा के समय थी और महाराणा कुंभा ने उन सभी का विरोध किया और आखिर में उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। महाराणा कुंभा ये बहुत प्रतापी राजा हुए चित्तौड़ के, जिन्होंने हिंदू धर्म की मान मर्यादा को बढ़ाया और उन्होंने मालवा के सुल्तान को हराया तथा मालवा के सुल्तान को अपने यहाँ पर बंदी बनाया और उसकी स्मृति में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया। महाराणा कुंभा को युद्ध में स्थिर बुद्धि कहा गया है, विद्यानुरागी कहा गया है, राजनीति में बड़ा निपुण था। संगीत मीमांसा की उनको उपाधियाँ दी गई। उन्हें हाल गुरु, दुर्गों का स्वामी कहा गया। उन्होंने अपने जीवन काल में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिनमें कुंभलगढ़ का दुर्ग, आदि अच्छलगढ़ का दुर्ग, बहुत सारे दुर्ग उन्होंने बनवाए। विजय स्तंभ उनके द्वारा बनवाया गया। उनके द्वारा अनेक भाषाओं में टीकाएँ लिखी गई। उन्हें संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा ज्ञान था और विद्वानों के संरक्षक होने के कारण उनको राणो रासो भी कहा जाता है। यहाँ पर एक नंबर की क्वेश्चन आता है कि महाराणा कुंभा को राणो रासो क्यों कहा जाता है। विद्वानों का संरक्षक होने के कारण महाराणा कुंभा को राणो रासो कहा जाता है। और इसके अलावा कवि मेया महाराणा कुंभा के समय का एक प्रतिष्ठित रचनाकार था। उनकी रचनाओं में तीर्थमाला प्रसिद्ध है, इसमें 120 तीर्थों का वर्णन है और उन्होंने अनेक किलों का निर्माण करवाया। तो इस प्रकार से ये जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी। अब मैं आपको महाराणा सांगा के बारे में बता दूँ। महाराणा सांगा के पिता महाराजा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में 27 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठे। ये बहुत प्रतापी शासक हुए और इन्होंने मेवाड़ राज्य की सीमाओं को बढ़ाया तथा दिल्ली सल्तनत से इनकी लड़ाई हुई और खातौली के युद्ध में तथा वाड़ी के युद्ध में इन्होंने दिल्ली सल्तनत की सेनाओं को हराया। और इसके अलावा इब्राहिम लोदी को इन्होंने युद्ध में हराया। इनका
जो युद्ध हुआ, अंतिम युद्ध वह हुआ मुगल सम्राट, मुगल संस्थापक बाबर से, खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में इनके द्वारा उचित निर्णय नहीं लिए जाने के कारण और हाथी पर सवार होने के कारण आदि बहुत सारे कारण थे। इस कारणों से खानवा के युद्ध में इनकी हार हो गई और इनको घायल अवस्था में युद्ध से लाया गया और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। तो महाराणा सांगा बड़े वीर और प्रतापी थे। इनके राज्य की सीमाएं दिल्ली सल्तनत तक लगने लगी। इन्होंने दिल्ली सल्तनत तक की सीमाओं पर अपना अधिकार कर लिया, कई राजाओं को हराया और राजस्थान के सभी राजा इनके क्षेत्र के नीचे मुगल सल्तनत से लड़ने के लिए तैयार हो गए और खानवा के युद्ध में सभी शासकों ने इनका सहयोग किया। लेकिन तुलगुआ उत्पत्ति अपनाने के कारण और तोपों का प्रयोग करने के कारण तथा राणा सांगा का हाथी पर सवार हो जाने आदि के कारण ऐसी कुछ भूलें थी जिनके कारण खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हो गई। और आज मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी तथा अमीरदेव चौहान के संबंधों के बारे में और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के कारण किस प्रकार से उसका प्रतिरोध किया गया उनके बारे में, महाराणा कुंभा के बारे में और राणा सांगा के बारे में आपको जानकारी दी। अब इस टॉपिकों के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। नंबर 1, पहला जो क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण के कारण लिखिए। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के बारे में अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा की प्रारंभिक कठिनाइयाँ लिखिए। प्रारंभिक कठिनाइयाँ लिखिए। नंबर 4, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार के कारण लिखिए। तो आज मैंने जिन बिंदुओं के बारे में पढ़ाया उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। निश्चय ही आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगेंगे और ये वीडियो को सुनने के बाद में आपको इनके आंसर आसानी से याद हो जाएंगे। आप वीडियो को बार बार देखें। धन्यवाद।